स्वागत है आप सभी का नवल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बीए सेकेंड ईयर प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस की पहली वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण और राज्य का स्वरूप, पहले चैप्टर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं। दरअसल किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। अनेकों तरीकों से हम किसी भी घटना का अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दृष्टिकोण से काम लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। दृष्टिकोण के लिए हम उपागम शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, परिप्रेक्ष्य शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, पद्धति शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। यह मनुष्य के मन, बुद्धि और आंख की तरह से है कि वो किस तरह किसी घटना के प्रति अपनी सोच व्यक्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष दृष्टि या विचार के अनुसार ही जगत की वस्तुओं या व्यक्तियों को देखता है। प्रत्येक व्यक्ति का जगत की वस्तुओं के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति अलग अलग विचार होता है। उसी तरह राजनीतिक जगत की वस्तुओं के प्रति भी एक जैसे दृष्टिकोण नहीं हो सकते। एक जैसा दृष्टिकोण नहीं हो सकता। राजनीतिक जगत की वस्तुओं को समझने के लिए भी अनेक दृष्टिकोण हैं। कोई भारतीय राजनीति को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखता है, तो कोई कोई कानूनी दृष्टिकोण से, तो कोई राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से। एक जैसे दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया है। आखिर क्यों अनेकों दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं? इसका मुख्य कारण है कि राजनीति का स्वरूप पूर्व निर्धारित नहीं है और एक सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का भी अभाव है। हमने देखा है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, संपत्ति, अनेकों राजनीतिक सिद्धांत हैं। तो उस तरीके से दृष्टिकोण भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अनेक उपागमों का होना स्वाभाविक है। जहां तक भारतीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों की बात करें, उपागमों की बात करें, तो हम दो प्रमुख उपागमों में रखकर भारतीय राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। दो प्रमुख उपागम, दो प्रमुख दृष्टिकोण, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। दो तरह के दृष्टिकोण हैं। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण को ही समझेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण को हम इसकी अगली वीडियो में समझेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण चार कैटेगरी में बटी हुई है: ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोण, दार्शनिक और संस्थानात्मक। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम इन चार प्रकार के दृष्टिकोणों को समझेंगे। अब इन्हें पढ़ते समय हमें जानना जरूरी होगा, हमें ये समझना होगा कि किन विद्वानों ने इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाया है, किन विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया है। जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि किन विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया है, किन विद्वानों ने कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया है, किन विद्वानों ने दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया है,
इस तरीके से हमें विद्वानों के बारे में पता करना होगा। और इसके अलावा उन विद्वानों ने उस दृष्टिकोण के द्वारा, जिस दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया है, उस दृष्टिकोण के द्वारा किन विषयों पर चिंतन किया, वो कौन कौन से विषय हैं जिन पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। हमें ये दो चीजों पर विशेष गौर करना होगा। अगर हमें ये दो चीजें पता चल गई तो हमें ये सभी 4 के 4 टॉपिक समझ में आ जाएंगे और फिर हमें उस बिंदु पर फोकस करना है, क्योंकि हमें पता चल गया हमें पढ़ना क्या है। अब इन्हीं की तलाश हम यहां पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का महत्व क्या है, क्यों हम भारतीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। आखिर विद्वानों ने भारतीय राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को क्यों अपनाया, क्या वजह थी, क्या फायदा है इसका, क्या मान्यताएं हैं। मेन मान्यता है कि वर्तमान अतीत का फल है। वर्तमान किसका फल है? अतीत का। और अतीत के आलोक में ही, अतीत के प्रकाश में ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमें भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में जानना है, अच्छी तरह से समझ विकसित करनी है, तो इसके अतीत को जाने बगैर हम भारतीय संसदीय प्रणाली को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। ऐसे विद्वान जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, वो ये सोचते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास क्यों, कैसे हुआ, अतीत में उनका स्वरूप कैसा था, क्या संसदीय प्रणाली पहले भी ऐसी थी, अतीत में इसका स्वरूप ऐसे ही था, यदि नहीं तो फिर क्या मुख्य अंतर है, इस चीज को जानने की भी कोशिश होगी। और तरीकों को भी समझना होगा, कैसे राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। इन सब चीजों पर सोचने का प्रयास किया जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर विश्वास करने वाले विद्वानों द्वारा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं को इकट्ठा किया जाता है और कारण और कार्य के सिद्धांत के आधार पर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो इस सिद्धांत के आधार पर एक निश्चित परिणाम तक पहुंचने का प्रयास इसमें किया जाता है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है और इसी को समझते हुए कंक्लूजन में पहुंचने का प्रयास किया जाता है। ऐसे विद्वानों में जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया, ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, उनमें ए.बी. किथ, जवाहरलाल नेहरू, रमेश चंद्र मजूमदार जैसे विद्वान हैं। रमेश चंद्र मजूमदार प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। भारत के इतिहास लेखन में इनका योगदान बहुत बड़ा है। मौलिकता, इनके लेखन में मौलिकता देखने को मिलती है। तथ्यों को व्यक्त किया गया है अच्छी तरीके से। किथ की बात करें तो किथ ने अपनी पुस्तक भारत के संवैधानिक इतिहास में 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए थे, उन अधिनियमों के अंतर्गत जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ, उन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विवेचन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। हमने कहा था
कि हमें क्या पढ़ना है, दो चीजें पर गौर करना है। किन विद्वानों ने इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाया है? तो जरा बताइए तो, किन विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया है? कमेंट में जरूर लिखें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण लिखें और उसके नाम लिखें सामने, टाइम लगेगा हालांकि। और उन्होंने किन विषयों पर चिंतन किया, किन विषयों पर अपने विचार प्रकट किए? ऐतिहासिक लेखन के अंतर्गत हमने एक शब्द पढ़ा, पहली लाइन में देख लेना, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस पद्धति के द्वारा किया गया? ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो संसदीय संस्थाओं के विकास में इन्होंने भी सराहनीय भूमिका निभाई। अपनी पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने ऐतिहासिक विवेचन किया है, विश्लेषण किया है, घटनाओं का, तथ्यों का एनालाइज किया है। इस वजह से इनका योगदान अमूल्य है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से मजूमदार, नेहरू जी और कित के योगदान को पढ़ा। अब दूसरे दृष्टिकोण में चले जाते हैं, कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक भारतीय संविधान के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या था कि उन्होंने उस दृष्टिकोण के द्वारा किन विषयों पर चिंतन किया? उन विद्वानों ने उस दृष्टिकोण यानी कि कानूनी दृष्टिकोण के द्वारा किन विषयों पर चिंतन किया? अभी यहां पर कानूनी दृष्टिकोण है ना, तो किन विषयों पर? पहले ही मिल गया, भारतीय संविधान के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। भारतीय संविधान के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा फोकस किया गया। संविधान को एक कानूनी दस्तावेज मानते हैं और ये भी मानते हैं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कानूनी संवैधानिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए। देखो, किसी भी समस्या को देखने के भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो इन्होंने कहा कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये देखते हैं कानूनी दृष्टिकोण के द्वारा। उदाहरण के तौर पर देख रहे हो ना, ऑस्टिन का नाम मुख्य रूप से इसमें लिया जाता है। उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन एक महत्वपूर्ण रचना है। इस पुस्तक में इन्होंने संविधान सभा की रचना और इसकी कार्यप्रणाली का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। तो किन विषयों पर चिंतन किया? संविधान सभा। हमें एक एक चीजों को समझना है। संविधान सभा की रचना कैसे हुई होगी, किस तरीके से संविधान सभा ने कार्य किया, इसका उन्होंने बारीकी से अध्ययन इस पुस्तक में किया है। तो विषय हमें मिल गया, हमें विद्वान मिल गया, हमें विषय भी मिल गया। कुछ और विद्वान भी दिखाई दे रहे हैं, डी बसु और सुभाष कश्यप। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स वालों के लिए। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में हमें अपनी समझ विकसित करनी है तो डी बसु ने भारतीय संविधान पर लिखी पुस्तक में भारतीय संविधान का वर्णन बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से किया है। BN राव एक और विद्वान, इनकी पुस्तक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग में इन्होंने भी संविधान सभा की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है। दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किन विद्वानों ने किन विषयों पर चिंतन किया? विद्वान कौन कौन से हैं? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंदो घोष जैसे प्रमुख व्यक्ति दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए
दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने विचार प्रकट किए। और ये जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये भारतीय राजनीति के अध्ययन में इसका वर्चस्व लंबे समय तक बना रहा, लंबे समय तक। समय समय पर विभिन्न विचारकों, सुधारकों, दार्शनिकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाधीनता और अन्य टॉपिक पर अपने विचार प्रकट किए। राजा राममोहन राय का नाम सबसे पहले आता है इस मामले में। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रकट किए उन्होंने, और समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति पर आधारित भेदभाव, लिंग भेद, आडंबर आदि का विरोध भी किया। उन्हें भारतीय राजनीति के दार्शनिक उपागम का अग्रदूत कहा जाता है, पायनियर थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक चिंतन की भी चर्चा की जाती है। उन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिकता के संबंध में परिभाषित किया, जबकि विवेकानंद का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा महात्मा गांधी का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उन्होंने दार्शनिक चिंतन पर बल दिया। राजनीतिक समस्याओं का निराकरण यदि करना है तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया था, और साध्य और साधन की पवित्रता पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए और उसको प्राप्त करने का तरीका भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है और आप उसको गलत तरीके से, हिंसात्मक तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। इस बात को महात्मा गांधी ने नहीं स्वीकारा। पवित्रता, साध्य और साधन, इस पर इन्होंने जोर दिया। ये एक दार्शनिक चिंतन भारतीय राजनीति के अध्ययन में अपना वर्चस्व बनाए हुए अरविंदो घोष ने भी राष्ट्रवाद को लेकर अपने प्रखर विचार रखे। अरविंदो घोष का जो राष्ट्रवाद है वो सार्वभौमिक है। तो इनके महात्मा गांधी का विषय क्या था, अरविंदो घोष का विषय क्या था, हमें पता होना चाहिए। यहां से हमें इस चीज पर गौर करना होगा कि अरविंदो घोष ने राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रकट किए। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद पर अपने विचार प्रकट किए। राजा राममोहन राय ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अन्य कुप्रथाओं पर भी अपने विचार प्रकट किए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया। और महात्मा गांधी ने राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए दार्शनिक चिंतन पर बल दिया। साध्य और साधन की पवित्रता पर भी उन्होंने जोर दिया। अंत में आते हैं संस्थानात्मक दृष्टिकोण में। इसके समर्थक भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व को प्रतिपादित करते हैं, यानी कि इनका जो विशेष क्षेत्र है वो संस्थाएं हैं। समझ रहे हो ना, किन विषयों पर चिंतन किया, संस्थाओं पर।
विद्वान कौन कौन है? आइवर जेनिंग्स, एंडी पामर, मोरिस जोन्स प्रमुख रूप से हैं। इस उपागम के समर्थक राज्य सरकार, सरकार के विभिन्न अंग, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के अध्ययन पर बल देते हैं। ये इनका विषय क्षेत्र है। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और राज्यपाल आदि के पद और भूमिका के अध्ययन पर भी बल देते हैं। औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर इस उपागम के समर्थकों ने विशेष बल दिया है। आइवर जेनिंग्स, ऑस्टिन पाइली ने भारतीय संस्थाओं की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों की राजनीतिक संस्थाओं से की है और संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका को भी अपने अध्ययन की विषय वस्तु बनाया। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके थे कि सरकार के विभिन्न अंग के अध्ययन पर भी बल दिया है। तो सरकार के विभिन्न अंगों में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, तो इन्होंने भी इन सब चीज़ों, इन सब विषयों को अपने अध्ययन का विषय क्षेत्र बनाया। एंडी पामर की पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत की संवैधानिक संस्थाओं में प्रचलित प्रक्रियाओं का विस्तार से विवेचन मिलता है। तो इनकी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का विस्तृत रूप देखने को मिलता है। इन्होंने भी संस्थाओं पर बल दिया है, संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया है। तो इस तरीके से हमारे परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत इन चारों प्रकार के दृष्टिकोणों को हमने समझा। अगली वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत 6 प्रकार के दृष्टिकोणों को समझेंगे और एक एक करके हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी टॉपिक हैं उसको लेकर वीडियो लाते रहेंगे। समय लगेगा इसमें क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ ही जाती है और लॉकडाउन का समय है, तो इसको एक अचानक दूरस्थ भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल कोशिश निरंतर जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।